हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची के दूसरे सेट के बारे में बताने वाला हूं। जो पहले सेट की मैंने डिस्कशन की थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, आज मैं दूसरा सेट लेके आया हूँ। ये दूसरा सेट में हम लोग इंग्लिश, जीके, ठीक है, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, पिछले सेट में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए और आप लोगों को बोला था मैंने कि आउट ऑफ 40 कितने स्कोर बन रहे हैं। सपोज दैट किसी के मैथ है तो 30 में कितने स्कोर बन रहे हैं, किसी के या तो आर्ट्स है या फिर कॉमर्स है तो फिर 10 में कितने स्कोर बन रहे हैं। तो कि काफी लोगों ने वीडियो को देखा है, करीब करीब 500 लोगों ने देख चुका है। बट जो कमेंट्स आए थे वो मात्र 3 से 4 लोगों ने किए। तो आप लोग जो है अगर उस तरह से नहीं देखोगे फिर आपको अपना प्रिपरेशन का लेवल कैसे पता चलेगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखें कि आप लोग पहले अटेम्प्ट करें। मैं पीपीटी क्यों बना रहा हूँ आप ही लोग के लिए। मैं चाहता तो पीडीएफ को डायरेक्ट ले आता और मैं क्वेश्चन का डिस्कशन कर देता। आखिर मैं इतने सारे मेहनत किया, इतने सारे एक एक स्लाइड को बनाया, टाइप किया, सारे चीजों को आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ डाला। तो उसका पीछे का रीजन आप लोग समझ नहीं रहे हैं। आप उसके पीछे का रीजन है कि आप लोग अपने रियल तैयारी को टेस्ट करें। बात रही मैथ के क्वेश्चन की, तो मैथ के क्वेश्चन के लिए मैंने बोला है काफी सारे जूनियर्स को। पर जो समस्या आ रही है कि अभी कॉलेज में समर वेकेशन हो गई है, जिसके कारण काफी सारे लोग घर चले गए हैं और जिससे कांटेक्ट नहीं हो पा रही उतनी सही से। मैं कोशिश कर रहा हूँ कांटेक्ट करने की। जैसे ही मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं मैं आपसे श्योर डिस्कस करूंगा। तो आप लोग ये सब मत माने कि फिजिक्स केमिस्ट्री के हल्के में ये भी 10 क्वेश्चन, ये भी 10 क्वेश्चन गए। इंग्लिश में 5 और जीके में 5, 10 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन अगर आप लोग सही करते हैं तो 100% अच्छा से अगर 120 मार्क्स यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत अच्छे चांस। देखिए 130 135 में इजीली सिलेक्शन हो जाता है मैथ्स स्ट्रीम में। और अगर कोटा है एससी एसटी तो फिर 110 तक में भी हो जाता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि क्वेश्चन का लेवल पर डिपेंड करेगा कि कट ऑफ क्या जाएगा, पर आप लोग इसको अटेम्प्ट तो कीजिए, है ना। तो आई होप कि आप लोग इस बार अटेम्प्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन आज भी रहेंगे क्लास में। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके पास 160 मार्क्स के क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन होंगे। वो लोग अपना कमेंट करेंगे। देन केमिस्ट्री वाले, देन फिजिक्स वाले, देन जो आर्ट्स एंड कॉमर्स के हैं वो इंग्लिश एंड जीके देख के आप लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं। देखिए एक बात मैं बता दूं, आईपीएल जो अभी हुआ है, ठीक है ना, आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आईपीएल का क्या क्या डेटा है वो फोकस करना, आगे वीडियो में पता चलेगा। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं जीके में, ओके। रिसेंट करंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश सेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। इंग्लिश सेक्शन में 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सभी को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, देन आप लोग वीडियो को देखना है, पेन पेपर लेके बैठना है। ड्राइविंग फास्ट इज डेंजरस, ओके। ड्राइविंग इन दिस सेंटेंस इज, ड्राइविंग क्या है, व्हाट इज ड्राइविंग इन दिस सेंटेंस। देखिए सबसे पहले कंसेप्ट को समझिए। चाहे ड्राइविंग हो, चाहे स्मोक से स्मोकिंग बना हो, कुछ भी ऐसा हो जिसमें आईएनजी लग जाता है, ठीक है, तो वो हमेशा जेरेंड होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ये सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है यहाँ पर। तो आप लोग समझ गए हैं। आगे मैं बढ़ता हूँ। जेरेंड, ए जेरेंड इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ ए वर्ब यूज्ड एज अ नाउन, जिसको नाउन की तरह के यूज करते हैं। ड्राइविंग इज नॉट डिस्क्राइबिंग एनी एक्शन टेकिंग प्लेस बट रेदर रेफर्स टू कंसेप्ट और एक्टिविटी ऑफ ड्राइविंग। देखिए ड्राइविंग यहाँ पे कोई एक्शन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, बट कंसेप्ट या एक्टिविटी ऑफ ड्राइविंग जो है वो रेफर कर रहा है। सिंस इट फंक्शंस एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इट इज जेरेंड। ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का, मैंने बताया, इसलिए एक जेरेंड की तरह काम करेगा। जहां भी आईएनजी आ गया, अगर आपके टेस्ट में आता है आईएनजी लगा हुआ, तो आप लोग आंख मूंद के जेरेंड मार रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे सीडीएस हो, चाहे यूपीएससी का सीसेट का क्वेश्चन हो, हर जगह, चाहे एसएससी का क्वेश्चन हो, चाहे कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, ये जेरेंड के कंसेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ। सी बॉट डैश अम्ब्रेला एस्टरडे। देखिए एस्टरडे यानी कि लास्ट डे का बात कर रहा है, बीती हुई कल का। और ये क्या है, अम्ब्रेला, ठीक है। और यहाँ पे आर्टिकल का एरर है, ए एन या द। देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट है कि हम लोग कैसे पकड़ेंगे, ए लगेगा कि एन लगेगा कि द लगेगा। अगर यो या हर्षई दीर्घई जो शुरू होता है, यो या हर्षई दीर्घई हर्षो दीर्घो री,
ए अंग आ, अगर ये सारे हैं हिंदी में कन्वर्ट करने के बाद तो वो वॉवेल होते हैं, ठीक है। उसके मतलब एज ए वॉवेल ट्रीट होते हैं और एन उसके साथ लगते हैं। बट अगर ये नहीं आए हिंदी में उच्चारण करने के बाद, जैसे एक तरह से आप लोग समझ लो कि अम्ब्रेला, ओ ओ मोमेरो, तो ये ओ जो आ रहा है, ये ओ आ रहा है अम्ब्रेला में, तो अ, ओ आने के कारण यहाँ पे वॉवेल क्रिएट हो जाएगा अम्ब्रेला और यहाँ पे एन लगेगा। लेकिन अगर अंतुस्तिय आता है तो फिर नहीं होता है। जैसे यूरोप, यूरोप में अंतुस्तिय आता है ना। लेकिन ई होता है, ईयू, लेकिन वहां पर एन नहीं लगता है, एन यूरोप नहीं लगता, ए यूरोप, है ना। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ता हूँ। एन, द वर्ड अम्ब्रेला स्टार्ट्स विथ वॉवेल साउंड, ओके, वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, और बताया मैं। So the correct indefinite article n use a before consonant, जब consonant होगा तो a यूज करेंगे। n हम लोग यूज करते हैं vowel sound से पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। How gorgeous is the sunset, इसको ट्रांसफॉर्म करना है एसर्टिव में। देखिए, एसर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है तो इसको सिंप्लीफाई करना है ना। हाउ गॉर्जियस इज द सनसेट, अब क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सिंपल सी बात है, ये इसका आंसर हो जाएगा, द सनसेट इज वेरी गॉर्जियस, ठीक है। देखिए, ट्रांसफर एंड एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी मतलब कैसे, ओ नो, हु इज देयर, है ना। जब इस तरह का सेंटेंस आता है तो, जब एक्सक्लेमेटरी इस तरह का होता है सिंबल, ऐसे करके आता है ना, इस तरह से, हरे राम, ऐसे नहीं होता है, उस टाइप का, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन मार्क लगे रहते हैं, अ, जब हम लोग असर्टिव यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो सिंपली स्टेट द फैक्ट और ओपिनियन, हाउ गॉर्जियस इज द सनसेट, ओके, becomes द assertive, द सनसेट इज वेरी गॉर्जियस। आपको मैंने बताया कि इसको सिंपली स्टेट में या फिर फैक्ट में या ओपिनियन में बदलना है, तो क्वेश्चन जो था हाउ गॉर्जियस इज द सनसेट, तो assertive में हो जाएगा द सनसेट इज वेरी गॉर्जियस, ओके। एक बार पढ़ लेना आप लोग, यदि नहीं पढ़े हो ग्रामर को तो थोरोली वन शॉट रिवीजन यूट्यूब में देख लेना, बहुत सारे चैनल के वीडियोस आएंगे। इसमें मेनली आर्टिकल, नाउन के, और थोड़ा बहुत टेंस, ये सारे से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको फोकस करना आर्टिकल, नाउन, टेंस, ये सारे चैप्टर। आगे मैं देखता हूँ। ही डेंस इन रांची लास्ट मंथ, देखिए लास्ट मंथ है, यानी कि पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है तो इज क्यों होगा, नहीं होगा। फ्यूचर होगा तो विल भी होगा, ये भी नहीं होगा, तो यानी कि वो आज हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो द phrase last month indicates past tense, the correct past tense of is was, so the sentence is he was in Ranchi last month, okay। कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप कि आप लोगों का सारा सॉल्यूशन हो गया होगा। देखिए, फर्स्ट सेट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जिस भी बच्चे ने फर्स्ट सेट को नहीं देखा है तो आप लोग फर्स्ट सेट को देख लेना। उससे जो फर्स्ट सेट के भी क्वेश्चंस बनाओ, और फर्स्ट सेट्स में भी 40 क्वेश्चन है और काफी सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ओके। तो आई होप कि आप लोग रिपीटेड क्वेश्चंस को देख के अंदाजा लगा सकते हो कि वाकई में क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर के वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे मैं बढ़ता हूँ। सी वाई सक्सेसफुल इन द एग्जाम, हियर सक्सेसफुल, सक्सेसफुल क्या है यहाँ पे, ओके। सक्सेसफुल क्या है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या मटेरियल नाउन। देखिए, सक्सेसफुल, सफलता, है ना। उन्होंने उसने कोई लड़की है या फिर फीमेल जेंडर है जो एग्जाम में सफलता पाए, तो देखिए ये भाव दिखाता है सफलता, एब्स्ट्रैक्ट है ना, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो सक्सेसफुल इज एन एडजेक्टिव बट द क्वालिटी डिस्क्राइब सक्सेस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अ थिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड और सीन, जिसे हम लोग छू नहीं सकते या फिर जिसे हम लोग देख नहीं सकते। ओनली फेल्ड और अंडरस्टूड, जिसे हम लोग सिर्फ समझ सकते हैं। द कंसेप्ट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल इज इंटेंजिबल, है ना, अस्पर्शिय, इंटेंजिबल दैट कैन नॉट बी टच्ड, मतलब हम लोग उसे टच नहीं कर सकते, ओके। मीन्स इट इज अब्स्ट्रैक्ट। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है जनरल नॉलेज का, ठीक है। जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को अब हम लोग डील करेंगे, टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे जनरल नॉलेज के, और बहुत ज्यादा
रिलेवेंट क्वेश्चन ही आते हैं, कहीं उटपटांग नहीं आता। अगर नए क्वेश्चंस अजीब तरह के आएंगे एग्जाम में तो वो सबके लिए नए होंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ झारखंड एकेडमिक काउंसिल। देखिए, ये जो पिछले साल क्वेश्चन आया था तो उस टाइम का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसको करंट कर दिया 2025 के हिसाब से। 6 फरवरी को डॉक्टर नटवर हांसदा, है ना, इन्हें डिक्लेयर किया गया झारखंड एकेडमिक काउंसिल के चेयरमैन। आप लोग इसको देख लेना, हो सकता है इस साल भी रिपीट करें। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर नटवर हांसदा इज द चेयरमैन ऑफ झारखंड एकेडमिक काउंसिल। आगे बढ़ता हूँ। आगे जो है वो है, who won the gold medal in the 75 kg category, okay, at the 2023 world women's बॉक्सिंग चैंपियनशिप। 2023 के वर्ल्ड वोमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 केजी कैटेगरी में किन्होंने गोल्ड मेडल को जीता था? तो लवलीना बोर्गोहेन, या फिर लैसराम सरिता देवी, या फिर निखत जरीन, या फिर मेरी कॉम। ये डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन है करंट अफेयर्स को लेके। तो लवलीना बोर्गोहेन, ठीक है। जैसे दे सकता है 2025 में आईपीएल किसने जीता? अभी अभी आरसीबी ने जीता है, तो आरसीबी आंसर होगा। ठीक है, या फिर फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? तो विराट, ये क्या बोलते हैं, किसे दिया गया इस बार का प्लेयर ऑफ द मैच? आई थिंक अनाउंस नहीं हुआ अभी तक, बट इस तरह के क्वेश्चंस जो है अभी आप लोग तैयार करना, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। देखिए, लवलीना बोर्गोहेन ये बहुत अच्छे, मतलब देश के लिए बहुत गौरव वाली बात है, बहुत सक्सेसफुल है अपने बॉक्सिंग करियर में। एट द 2023 आईबीए वोमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग बॉक्सिंग चैंपियनशिप, लवलीना बोर्गोहेन won gold medal in 75 kg middleweight category. She is an Indian Olympic medalist, ओलंपिक मेडलिस्ट भी है, एंड चैंपियन बॉक्सर। मैं इसके बारे में बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत फेमस है, मतलब भारत देश के लिए एक अपने आप में प्राइड की बात है बॉक्सिंग सेक्टर। हु रिसीव्ड द अवार्ड ऑफ इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन इन आईपीएल 2024? आईपीएल 2024 सीजन के उभरते हुए खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला? इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, उभरते हुए खिलाड़ी जो प्रतिभा को दिखाता है अच्छे तरीके से, उसको एक उभरते हुए खिलाड़ी का मतलब टैग दिया जाता है, ताकि मतलब जितने भी खिलाड़ी हैं वो अपने आप में मेहनत करें, अपने आप में जोश दिखाएं, खेल के प्रति उमंग दिखाएं, जिससे जो है अपने आप में कंपटीशन जो है गेम का बना रहे, और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो टैग है वो लेने के लिए सभी लोग अपने दौर में जो गेम के समय है उसमें एक्टिव रहे, और जिससे एक अलग ही पहचान बनती है। तो उस टाइम किसे दिया गया था? ठीक है, ये क्वेश्चन है 2024 का। हो सकता है इस बार 2025 का पूछ दे, है ना। 2025 का अभी अनाउंस नहीं हुआ है, क्योंकि मैं सब वीडियो बना रहा हूँ, अभी आरसीबी का मैच खत्म हुआ है, बट मैंने सर्च किया है 25 का, पर अभी अनाउंसमेंट नहीं हुए, तो कुछ समय लगेंगे। तो आप लोग 25 का देख लेना, इमर्जिंग प्लेयर कौन है ना। तो मैं माफी चाहता हूँ कि इसमें ऑप्शंस थोड़े गलत थे, लेकिन ये 2024 में नीतीश कुमार रेड्डी को दिया गया है, सनराइजर्स हैदराबाद का, है ना। Emerging Player of the Season award. He played a crucial role in the middle order, scoring 303 runs at a strike rate of 142.92 and taking 3 wickets। ठीक है, अच्छे स्कोर है, मतलब नीतीश कुमार रेड्डी ऐसे भी युवा खिलाड़ी है। तो इसे दिया गया था 2024 में। ऐसे 25 का एक बार आप लोग देख के ही जाना, 25 का ही देख के जाना, 24 का नहीं पूछा जाएगा। वो on the player of the series award recently conducted 2024 आईपीएल, 24 आईपीएल में प्लेयर ऑफ द सीरीज, यानी पूरे टूर्नामेंट, जो पूरा टूर्नामेंट पूरा आईपीएल हुआ उसमें सारे मैच को लेने के बाद जैसे किसे दिया गया है ना। ये क्वेश्चन है 24 के लिए। तो सुनील नारायण जो थे वो 24 में बने थे। ठीक है, तो 25 का आप लोग देख लेना। आई थिंक साई सुदर्शन को देना चाहिए, पर देखता हूँ किसे देता है। अभी तक तो अपडेट नहीं आई, क्योंकि मुझे वीडियो भी शूट करना था, क्योंकि बहुत समय हो गया था। 2-3 दिन पहले फर्स्ट सेट आया था, तो सेकंड सेट बनाने में भी समय लगा है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं तैयार करते करते मतलब वक्त लगते हैं, क्योंकि एक पीपीटी और टाइप करके बनाना आसान नहीं होता है कम समय में। क्योंकि वीडियोस सारे अप्लाई करने के सर बहुत सारे हैं। मैं इतने देर में करीब करीब 10 से 12 वीडियो बना सकता था कुछ अलग अलग टॉपिक पर ये जो है इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए मैंने आप लोगों से कहा कि कॉपी पेन लेके आप लोग बैठ।
अगला क्वेश्चन देखिए, पिछले सेट जिसने किया होगा वो तो मतलब छक्का छोड़ा देंगे, बोलेंगे क्या ही क्वेश्चन दिया, सारा रिपीटेड। तो वही है, फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत सारे रिपीटेड है, आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री को भी देखना, ठीक है। बायो में भी रिपीटेड है। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची इंटरमीडिएट सेक्शन इज एफिलिएटेड टू, किससे एफिलिएटेड, जिस एग्जाम में आप लोग एंट्रेंस देने जा रहे हैं, जिस एग्जाम का आप लोग एंट्रेंस देने जा रहे हैं, जिस कॉलेज में, सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में, वो जैक बोर्ड से एफिलिएटेड है, या सबको पता होंगे। ये तो फ्री फोकट के नंबर है। तो जिनका भी आर्ट्स सेक्शन है या फिर कॉमर्स सेक्शन है, आप लोग यहाँ से वीडियो को क्विट कर दो, आप लोग यहाँ से चले जाएं। आगे जो है क्वेश्चंस की व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो जरूर मैं अपनी तरफ से आप लोग के लिए और सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। मैं काफी सारे जूनियर से कांटेक्ट किया हूँ, उन्होंने बोला देखता हूँ, क्योंकि बच्चे एग्जाम देने के बाद भूल जाते हैं हर एक चीज, और मतलब रखते नहीं है अपने आप डॉक्यूमेंट, तो जिसके कारण थोड़ी दिक्कतें आ रही है। बट मैं कोशिश में हूँ, जैसे जैसे मुझे क्वेश्चंस मिल रहे हैं वैसे वैसे मैं पीपीटी बनाते जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आगे भी क्वेश्चंस की जैसे ही सेट आते हैं उसके बाद मैं उस पर काम करना शुरू करूंगा। तो आगे जो साइंस वाले क्वेश्चन है, वो आप लोग डील करेंगे, मैथ्स के स्टूडेंट और बायो के स्टूडेंट, ओके। क्योंकि मैं बायो को लास्ट में रख रहा हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पहले रखूंगा, फिर मैं आपकी जो है मैथ्स वाले क्विट करेंगे, देन बायो वाले बने रहेंगे। तो इंटरमीडिएट सेक्शंस 11 12 संजीवस कॉलेज रांची के, वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल से रजिस्टर्ड है, ओके। फर्स्ट वाले सेट में सारे क्वेश्चंस को ये सबको डील किए हैं, और वहां भी आपको 10 क्वेश्चंस जीके और इंग्लिश के देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग उसे भी बनाना। अब नेक्स्ट मैं फिजिक्स में मूव करता हूँ, ओके। फिजिक्स के सेट्स शुरू हो रहे हैं, तो आप लोग देखना। विच फिनोमेना ऑफ लाइट अकर्स बाय प्रिज्म, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछले बार भी सेट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें भी था, और सेम क्वेश्चन को यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया गया। तो डिस्पर्सन, जब प्रिज्म देखिए, ट्रायंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म, बहुत सारे तरह का प्रिज्म होता है, जिसमें उसमें व्हाइट लाइट को पास करते हैं, तो सेवन सेवन कलर ऑफ लाइट में वो डिस्पर्स होता है ना, उसको बोलते हैं डिस्पर्सन, विक्षेपण। ए प्रिज्म स्प्लिट व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट सेवन कलर, जिसको बोलते हैं विबग्योर। ड्यू टू इट्स डिस्पर्सन द सेपरेशन ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू वेवलेंस, है ना, वेवलेंस के पार्ट में ये सारे सेपरेशन होते हैं। ईच कलर बेंड्स डिफरेंटली व्हाइल पासिंग थ्रू द प्रिज्म, अलग अलग बेंड होते हैं प्रिज्म से पास होते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैन बी सीन। सेम क्वेश्चन देखिए, आपको पता दोनों क्वेश्चन रिपीट है, सेम एकदम कॉपी पेस्ट है, मतलब 4 दूनी 8 मार्क्स, और एक जैक वाला 12 मार्क्स। देख सकते हैं कितना ज्यादा रिपीटेशन है। तो आप लोग ये सब क्वेश्चंस जरूर करके जाएं, आपके शिफ्ट में हो सकता है कि आ जाए। अगर नहीं आए तो फिर कोई बात नहीं, पर आपको मतलब देख के तो जाना चाहिए, आपको घाटा नहीं है, फायदा ही है। एक तरह से मॉक टेस्ट हो रहा है प्रीवियस क्वेश्चन का। देखिए, मैं इधर उधर से भी क्वेश्चन बना के ला सकता हूँ मॉक टेस्ट टाइप में, लेकिन मैं नहीं ला रहा हूँ, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर फोकस कर रहा कि किसी भी एग्जाम का जो बैकबोन होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लिया तो उस एग्जाम को क्रैक जरूर कर सकते हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। वरना क्वेश्चंस तो लाखों करोड़ों हैं, है ना। करने को तो पूरा दुनिया में बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन मैं उस तरह के काम नहीं कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही डालूं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैन बी सीन ब्लू कलर में, रेडनिंग ऑफ सन एट सनराइज, रेडनिंग ऑफ सन एट सनसेट, ऑल ऑफ द अबव। पिछले पिछले बार का क्वेश्चन डिक्टो रिपीट है, पिछले सेट को जरूर देखें जिन्होंने नहीं देखा है, ओके। ऑल ऑफ द अबव होगा, ऑल द लिस्टेड फिनोमेना आर एग्जांपल ऑफ स्कैटरिंग, है ना, सब इस स्कैटरिंग एग्जांपल है। ब्लू कलर ऑफ स्काई, शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू, स्कैटर मोर इन द एटमॉस्फेयर, ओके। देन रेडनिंग ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, सही बात है, जो सन जो है लाल हो जाता है सनराइज और सनसेट दोनों टाइम में, है ना। ब्लू लाइट स्कैटर अवे, ब्लू लाइट जो है दूर हो जाता है। रेड ट्रेवल्स लॉन्गर डिस्टेंस एंड डोमिनेट्स, ना उस टाइम रेड जो है डोमिनेट में रहता है सनराइज और सनसेट में। रेजिस्टेंस ऑफ वायर देखिए, ओम्स लॉ एक है, V इक्वल टू आई आर, ओके, V इक्वल टू आई। यहाँ से देखिए इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बनाया गया है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को R को इधर रखेंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा R इक्वल टू V अपॉन आई, ओके। तो ये हो जाएगा आंसर। समझ पा रहे हैं ना बात को, सिंपल से क्वेश्चन है। देखिए, फिजिक्स में कुछ करें ना करें, वो मिरर जो चैप्टर है, यानी कि रे ऑप्टिक्स जो है, उसको जरूर करें। रे ऑप्टिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं,
मतलब कम से कम 3 क्वेश्चन तो बार बार देखे जा रहे हैं। 12 मार्क्स का वेटेज है ना। और ये सारे इंपॉर्टेंट है ही, फ्लो वगैरह सब तो सिंपल क्वेश्चन है। बाय द यूज ऑफ विच लेंस, देखिए आ गया ना, मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है रे ऑप्टिक्स। बाय द यूज ऑफ विच लेंस इज आई डिफेक्ट ऑफ प्रेस बायोपिया करेक्टेड, जरा दृष्टि दोष को किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले सेट में भी मैंने कराया। आप लोग देख सकते हैं रिपीटेशन की लिमिट नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाई लेवल का मतलब रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करके जाएं। तो बाइफोकल लेंस देखिए, कभी कभी चश्मे में जो होता है ना, नीचे के पार्ट में एक चांद बना होता है ना, चांद जो बना होता है ना, वो पहचान है कि चश्मा जो है बाइफोकल है, यानी कि चश्मा में दूर और नजदीक दोनों का पावर लगा हुआ है। जब किसी व्यक्ति को दूर और नजदीक दोनों में देखने में परेशानी होती है, तो हम लोग उनको जरा दृष्टि दोष बोलते हैं, और उसका जो करेक्शन होता है वो बाइफोकल लेंस को लगा के किया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखिए, बाइफोकल लेंस एक्सप्लेनेशन में है, presbyopia is an age related where both near and far vision are affected. It is corrected using bifocal lenses which combine concave and convex lens for distant and near vision respectively. देखिए कितना अच्छे से स्लाइड वाइज मैंने सारे क्वेश्चन को डिजाइन किया है, और आप लोग अगर मॉक टेस्ट की तरह से अटेम्प्ट नहीं करेंगे, फिर मेरे बनाने का कोई मकसद ही नहीं हुआ है ना। तो आप लोग होप सो कि समझे होंगे बात को और कोशिश करेंगे। व्हाट कलर इज द डेंजर साइन मेड ऑफ, जो खतरे का जो रंग होता है, आप लोग तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है। खतरे का रंग जो है कहीं भी जो है रेड कलर में दिखता होगा, कहीं भी डेंजर साइन सिग्नल जो है, जैसे कि ट्रांसफार्मर वगैरह में लगे रहता है, हर जगह लगे रहता है, तो रेड कलर का ही लिखा रहता है डेंजर। उसी तरह साइन भी है, लाइट भी है, रेड कलर का रहता है डेंजर का। क्यों होता है रेड कलर का, क्या रीजन है? हाई विजिबिलिटी होता है, अलर्टनेस और वार्निंग होता है, इट डिटेक्टेबल फ्रॉम ए डिस्टेंस। बहुत सारे रात में बहुत ज्यादा दूर रहेंगे ना, तो रोड में भी रेड लाइट का ही वो जो बिठाया जाता है, साइड साइड में आप लाइट जैसे रेड पड़ता है तो दूर दूर तक दिखता है कि रोड कहाँ से मुड़ा है, कहाँ से कटा है। तो हर एक चीजें जो है वो स्मूथ वे में चलती है, इसलिए रेड कलर को लगाया जाता है। आगे मैं बढ़ता हूँ, द डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ओके, कोई ऐसा डिवाइस जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, सोलर सेल होता है, जो सोलर एनर्जी सूर्य से आता है, और इलेक्ट्रिसिटी यानी पंखा चलता है, बल्ब चलता है। सिंपल सी बात है। इसमें क्या रहते हैं? सिलिकॉन रहते हैं ना। तो देखिए, सोलर सेल और फोटो वोल्टाइक सेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन। सेमीकंडक्टर होते हैं सिलिकॉन के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15। ओके, फोकल लेंथ कितना है? 15, एफ इक्वल टू 15 फोकल लेंथ। ओके, forms an image at a distance of 10 centimeter from the lens. How far is the object placed from the lens? ऑब्जेक्ट जो है कितना दूर है लेंस से, ये आपको निकालना। आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे लेंस में। हम्म, मैं आपको अगले स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ। 1/f इक्वल टू 1/v-1/u। ओके, आप इस फार्मूला को लगाना, ट्राई करना, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा मतलब कैलकुलेशन हो जाता है। ये सारे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, कनकेव लेंस वर्चुअल इमेज बन रहे थे, तो v इक्वल टू -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो आंसर आएगा सॉल्व करके, सिंपली यहाँ पर वैल्यू बैठा देना, और यहाँ से वैल्यू जैसे ही डालोगे, एलसीएम लेना है, देन आंसर आ जाएगा यू का। बी और एफ आपको पता ही है, यू निकालना है, -33 सेंटीमीटर आएगा। आप लोग बना के ही आगे बढ़ना। ओके, द मिनिमम वाइंड वेलोसिटी टू गेट यूजफुल एनर्जी फ्रॉम द विंड मिल शुड बी। देखिए, मिनिमम वाइंड एनर्जी, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले बार भी आया था, और मैंने पिछले बार जो आंसर बताया था वो 10 बताया था शायद। लेकिन मैंने बहुत सारे सोर्सेस से चेक किया, एनसीईआरटी में भी देखा, हर जगह देखा, तो वहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिए थे ना, वो 12 से 14 दिए थे, 12 से 14। ठीक है, 12 से 14 किलोमीटर। ओके, बट मुझे लगा ना कि एक बार और वेरीफाई कर लिया जाए, तो बहुत सारे सोर्सेस से मैंने वेरीफाई किया, बहुत सारे वेबसाइट में देखे, तो सभी ने 15 को इसको मार्क किया। ठीक है, तो आप लोग 15 मार्क करना। ओके, जिन्होंने भी पहला सेट देखा होगा तो उसमें शायद 15 मैंने नहीं किया था, बट इस बार आप लोग करेक्शन कर लेना। ठीक है, मैंने बहुत सारे सोर्सेस से पता करने के बाद ये मतलब करेक्ट आंसर है। इस ये आंसर एडमिट किया जा सकता है। अगर ये आंसर नहीं देता है तो आप लोग क्लेम करके फ्री में नंबर पा सकते हैं, मार्क्स टू ऑल होगा। ओके, विंड मिल्स रिक्वायर ए मिनिमम विंड स्पीड ऑफ अबाउट 12 से 15 किलोमीटर टू बिगिन
generating useful electricity. Anything less doesn't produce significant mechanical energy, है ना? इससे कम में कोई मैकेनिकल एनर्जी जो है प्रोड्यूस नहीं होगा। आगे जो क्वेश्चन आता है वो आता है विच मिरर इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल के फ्रंट में कौन सा मिरर का यूज किया जाता है? देखिए, आप लोग गाड़ी चलाते होंगे, होप सो 18 साल के हुए होंगे तो, अगर नहीं हुए हैं तो मत चलाना, अंडर एज गाड़ी नहीं चलाना। तो जो गाड़ी देखे होंगे उसमें जो शीशे लगे रहते हैं ना, वो कौन सा लेंस का लगे रहता है? तो कॉन्वेक्स का लगे रहता है, ताकि जो है रोड थोड़ा दूर तक दिखे और अपने आप में थोड़ा वाइडर व्यू मिले। ओके, कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन व्हीकल्स बिकॉज दे प्रोवाइड वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। दे अलाउ ड्राइवर्स टू सी मोर ऑफ द रोड बिहाइंड। जो भी रोड है वो पूरा पूरी देख सके। आगे का जो क्वेश्चन है वो है लास्ट क्वेश्चन है फिजिक्स के। व्हाट इज यूज टू मेजर करंट इन इलेक्ट्रिक करंट। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, करीब करीब 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए, 4 के करीब 5। तो 10 में से 4 या 5 रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर एग्जाम में भी रिपीट हो गया तो आपके लिए बल्ले बल्ले वाली बात है। जितने लोग वीडियो देख के जाएंगे वो लोग इजीली बनाएंगे, जितने लोग नहीं देख के जाएंगे वो लोग डाउट में मारेंगे, या फिर जिनको पता होगा तो उनके लिए आसान ही है। बाकी रिवीजन करना इज द बेस्ट की टू सक्सेस। ओके, द बेस्ट वे टू क्रिएट योर फ्यूचर, या फिर द बेस्ट वे टू क्रिएट योर लाइफ या फ्यूचर इज टू क्रिएट यू, है ना? अगर आपको लाइफ या करियर बनाना है तो आपको उसको एक तरह से अपने से क्रिएट करना होगा। तो वही चीज है, अगर आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है तो क्रिएट तो आप ही करना है। और एक अब्राहम लिंकन का शायद है, उन्हीं के द्वारा कहा गया, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट, है ना? आपको ही करना होगा, तो निर्माण तो आप ही को करना होगा हर तरह से जो है। मोटिवेटेड रहना है, कहीं से भी डिप्रेशन में नहीं जाना है। देखिए, काफी सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, सक्सेस पाते हैं, किन्हीं का नहीं होता, किन्हीं का होता है। जिनका नहीं होता वैसा बात नहीं है, वो कहीं नहीं पढ़ते, सब पढ़ते हैं। तो होपलेस नहीं होना, पॉजिटिव वे में सारे क्वेश्चंस को करते जाना है। मैं जितना हो सकता हूँ आपके लिए कर रहा हूँ। मैं खुद बहुत बिजी रहता हूँ दिन भर, मेरे पास खुद समय नहीं होता है, लेकिन मैं बहुत सारे मतलब काम को साइड करके आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि मैं खुद अकेले सारे कंटेंट को तैयार करता हूँ, एडिट करता हूँ, अपलोड करता हूँ, थंबनेल बनाता हूँ, तो बहुत सारी मेहनत लगती है करने में। ओके ना? तो जिसके कारण जो है समय तो लगते ही हैं। तो वही है, आगे जो है जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, वरना वीडियो जो है लेंथ में लंबा हो जाएगी। व्हाट इज यूज्ड टू मेजर करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट? ओके, तो एमीटर, एमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, करंट मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट में। एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड रहता है टू ए सर्किट मेजर करंट इन एम्पियर्स। ओके, और एक भी क्वेश्चन रिपीटेड है। आगे मैं बढ़ता हूँ केमिस्ट्री के लिए। देखिए, अब जो क्वेश्चन है, अभी तक आपने 20 क्वेश्चंस कर लिए, अब आगे के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। जितने भी मैथ्स के स्टूडेंट हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करेंगे, बायो के स्टूडेंट बायो के करेंगे। ठीक है, जनरल फॉर्मूला एल्केन, लेकिन ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले बार आया ही था। ये ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से उठा के लाया, 100% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, पूरे 100% सोर्स के साथ। मतलब एक भी क्वेश्चन मैंने आगे पीछे अपने से नहीं डाला, सारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने एक सेट पहले भी डाला, एक सेट अभी भी डाला, तो दोनों जो है प्रीवियस ईयर सेट है। और दोनों सेट में आप सिमिलरिटी को देख सकते हैं, किस तरह से सिमिलरिटी से क्वेश्चन पूछा गया। मतलब एकदम रिपीटेशन है ही, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, तो आप लोग करके जाओ। ओके, बाकी जो होती है वो बात की बात है। तो एल्केन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड रहते हैं। देयर जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। ओके, एग्जाम्पल, जैसे n के जगह पर अगर 1 रख दिया, n के जगह पर अगर 1 1 रख दिया जाए, ओके, तो आप देखो ये हो जाएगा C1H4। देन ऐसे ही आगे है C2H6। ओके, ऐसे ही है फिर C3H8। ओके, तो आगे मैं बढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। आयरन फ्राइंग पैन को रस्टिंग से बचाने के लिए क्या मेथड यूज किया? क्या हम लोग उसमें अप्लाई करते हैं पेंट को, क्या ग्रीस को अप्लाई करेंगे, या फिर कोटिंग ऑफ जिंक को लगाएंगे, या फिर ऑल ऑफ द अबव? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव।
क्योंकि देखिए फिर पेंट जो है प्रिवेंट करता है एयर वाटर से, जब जंग लगता है तो पेंट करते हैं। आज आप लोग गेट में भी पेंट करते हैं। ग्रीस जो है वो भी सेम काम करता है, एयर वाटर से प्रिवेंट करता है। जिंक कोटिंग जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, इस पर भी क्वेश्चन बना है। इज हाईली इफेक्टिव, ऑल आर वैलिड रस्ट प्रिवेंशन मेथड। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड जिसमें कार्बन का डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड सी, इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि यहाँ C2H4। C2H4 इथीन इज एन अल्कीन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, सो इट इज अनसैचुरेटेड। अदर्स जो होंगे C4H10, ये जो है ऑल आर सैचुरेटेड विथ ओनली सिंगल बॉन्ड्स। इसमें जो है सिंगल बॉन्ड, ये देखिए जैसे कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 10 है। कार्बन CH4 है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, इधर 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 इधर, ये सारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। C6H14, लेकिन यहाँ पर C2H4 जैसे ही होगा, C डबल बॉन्ड C और H4, यानी एक यहाँ H, एक यहाँ H, एक यहाँ H। इससे ज्यादा होगा भी नहीं, इसका बैलेंस ही जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ए सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ crushed egg cells to give a gas that turns lime water milky. The solution contains, solution में क्या होता है? HCl होता है। ओके, एक घोल कुचले अंडे के छिलके के साथ प्रतिक्रिया करने में जो गैस उत्पन्न होता है वह पानी को दूधिया कर देता है। घोल में क्या होता है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्सेल जो होता है उसमें होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। हाइड्रोजन क्लोराइड जो है HCl रिएक्ट विद CaCO3 टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना चाहिए। पीएच ऑफ डिस्टिल वाटर, पीएच वैल्यू क्या होता है डिस्टिल्ड वाटर का? अशुद्ध जल का, यानी कि इक्वल टू 7 होता है। इजी क्वेश्चन है। इक्वल टू 7 न्यूट्रल है, यानी कि H प्लस ओ एच माइनस आयन, पीएच इक्वल टू 7 है। 25 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर, इसको एक लिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जीरो। ग्रुप जीरो का एलिमेंट नोबल गैसेस, ही नेवर जीरो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ऐसे करके जेनॉन, रेडन, ऐसे करके है ना। ये सारे जो है ग्रुप जीरो के एलिमेंट है। देखिए, ग्रुप जीरो कंटेंट्स नोबल गैसेस। ग्रुप 18 इन मॉडर्न टेबल, जिसको ग्रुप 18 बोलते हैं मॉडर्न टेबल। ओके, हीलियम, नियोन, आर्गन एटसेट्रा, दीज आर इनर्ट नॉन रिएक्टिव इनर्ट गैसेस। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस। कौन से इसमें से बेस है? ठीक है, बताइए। आप लोग पॉज करके इसको बनाइएगा। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, डी ऑप्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। इसके साथ साथ मैं तीन चीजें और अटैच किया हूँ, हो सकता है ये सारे क्वेश्चन आपके शिफ्ट में देखने को मिले। वो क्या है? देखिए, सबसे पहले CH3COH वीक एसिड है। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है। NaCl न्यूट्रल सॉल्ट है। ये है, ये तीनों का नाम देके पूछ सकता है कि इसका क्या, ये क्या है। तो HNO3 दे देता, या तो ऑप्शन में देते विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग एसिड, तो HNO3 होगा। वीक एसिड देते CH3COH होगा, ये होगा ऑप्शन। न्यूट्रल सॉल्ट है NaCl। आगे मैं बढ़ता हूँ। द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बाय मेंडलीव। मेंडलीव ने किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन किए थे? तो एटॉमिक मास पर, एटॉमिक वेट पर किए थे। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, एटॉमिक वेट पर किए थे, एटॉमिक मास पर, है ना। एक्सप्लेनेशन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक, नॉट एटॉमिक नंबर। बायोगैस इज मेनली, बायोगैस क्या है? इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है। मीथेन। ओके, biogas produced during the anaerobic decomposition of organic matter and contains methane 50 to 70%। ओके, इसीलिए मीथेन जो है कंपोजिशन इसमें ज्यादा होता है। विच गैस इज इमिटेड ऑन एनोड इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। एनोड में बताइए पॉज करके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन O2। देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जो होता है, जब H प्लस आयन और OH माइनस आयन, देखिए H प्लस, यहाँ पर प्लस दिख रहा होगा ना, H प्लस, जब प्लस होता है ना तो यहाँ भी प्लस टाइप का CaT। जो कैट है, कैट में T कैसे है? ऐसे प्लस है, तो H प्लस जो होगा वो कैटायन होगा। ठीक है,
और ओ एच माइनस एनायन हो जाएगा। सिंपली आप प्लस पकड़ लिए और यहाँ पर टी पकड़ लिए, कैट का टी, टी भी ऐसे प्लस बना हुआ है, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कैटायन और आयन। कैटायन पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि टी जो है कटा हुआ है, और एनोड जो है ओ एच माइनस ओ टू गैस, सिंपली है, ऑक्सीजन निकलता है। अब जो है मैथ्स के स्टूडेंट जितने भी हैं वो यहाँ पे वीडियो को क्विट करेंगे, ठीक है, और बायो के स्टूडेंट बने रहेंगे, और मैथ्स के स्टूडेंट आउट ऑफ 30, ठीक है, कितने मार्क्स आपके बने, ठीक है, उसको आप लोग लिख के यहाँ से निकलोगे। अब जो बायो के स्टूडेंट है वो आउट ऑफ 40 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं शुरू करता हूँ। वाटर हार्वेस्टिंग इज ए मेथड विच, वाटर हार्वेस्टिंग जल संचयन एक ऐसी विधि है जो इंक्रीज ग्राउंड वाटर लेवल, या फिर नॉट प्रैक्टिस्ड इन नाउडेज, या फिर हैज नो रिलेशन विद ग्राउंड वाटर, या डिक्रीजेस ग्राउंड वाटर लेवल। आंसर इजी है इसका, कोई ये मतलब टफ क्वेश्चन है नहीं, सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है। जब बारिश होगी, सारी चीजें होगी, पानी स्टोर होंगे, तो इंक्रीज हो जाएगा ग्राउंड वाटर लेवल। वाटर हार्वेस्टिंग कलेक्ट्स रेन वाटर एंड स्टोर इट और डायरेक्ट इट इनटू द ग्राउंड टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर लेवल, सिंपल है। द मैसेज हेरेडिटरी कैरेक्टरिस्टिक लाइफ, देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो डीएनए मॉलिक्यूल्स, ओके, डीएनए मॉलिक्यूल्स इसका आंसर हो जाएंगे करेक्ट। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या ही बोले, इतना ज्यादा क्वेश्चन को रिपीट किया है ना। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट मैं बढ़ता हूँ आगे। एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन यानी कि समजात अंगों, तो थॉर्न ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, या फिर पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, या फिर आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, या फिर कैक्टस एंड यूफोर्बिया। क्या होगा बोलिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, जो पिछले सेट को करके आएंगे ना, ये सब क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा रहे होंगे। तो होमोलॉगस ऑर्गन, थ्रोन ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, यानी कि homologous organ have the same origin but different functions. Both throne and tendril come under stem and but serve different purposes. इसमें जो है अलग-अलग purposes होते हैं। बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय, बाइल जूस पित्त का रस, रक्त स्राव होता है, कहाँ से होता है, लीवर से होता है बाइल जूस। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। द लिवर प्रोड्यूसेस बाइल जूस विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट, जो फैट बनते हैं उसके डाइजेशन में बाइल जूस जो है जो सेग्रीगेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं लिवर से, वो फैट को डिकम्पोज होने में मदद करता है। डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेज, इंसुलिन की कमी के कारण क्या होते हैं, बताइए बताइए, पिछले क्वेश्चन में भी रिपीट हुआ है ये, डायबिटीज। इंसुलिन रेगुलेट्स ब्लड शुगर, इट्स डिफिशियंसी लीड टू हाई ब्लड शुगर और डायबिटीज, ओके, सिंपल सी क्वेश्चन है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा डिपेंड्स ऑन, ओपनिंग और क्लोजिंग किसका, स्टोमाटा का, डिपेंड्स किस में करता है बताइए, concentration of carbon dioxide, okay, when CO2 concentration is high inside the lip, stomata are closed, जब CO2 का concentration high होता है, यानी कि जब ऊपर होता है, ओके, तो वो क्लोज होता है, लेकिन जब बहुत लो होता है तो फिर वो जो है अपने आप में ओपन होता है। तो हाई और लो का कंसेप्ट जो है स्टोमाटा में, समझ गए हमें। व्हाट इज फाउंड इन एंथर, एंथर में क्या पाया जाता है बताइए, सिंपल क्वेश्चन है, फॉलोइंग टाइप। एंथर इज पार्ट ऑफ स्टामेन दैट प्रोड्यूसेस एंड स्टोर पोलन ग्रेन्स, जो एक पार्ट है स्टामेन का, है ना? परागकोश पुंकेसर का वह भाग है जहाँ परागकण बनते हैं और संग्रहित होते हैं। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक ग्लैंड सार, गैस्ट्रिक ग्लैंड किसे कहते हैं, गैस्ट्रिक गैस कहाँ बनता है, स्टोमक में, पेट में, सिंपल क्वेश्चन है। लंग्स लिवर तो होगा नहीं। Gastric glands in the stomach segregate gastric juice like containing enzymes and HCl for digestion, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेशन में मदद करता है। स्टोमक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कभी भी हेल्थ को बिगड़ने नहीं दीजिएगा, फास्ट फूड नहीं खाना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी कि जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। फ्लावर्स, फ्लावर्स जो होते हैं वो खुद सड़ते गलते हैं और खुद पौधे उगते हैं। पॉलिथीन में तो ऐसा नहीं, पॉलिथीन यूज नहीं करना। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी ब्रोकन इनटू नेचुरली, नेचुरली ब्रोकन होता है। जैसे फूल को अगर हम एक फूल, गेंदा फूल को रख दिए तो खुद अपने आप सूख जाएगा, फिर मिट्टी में मिल जाएगा, फिर अपने आप में डिकम्पोज हो जाएगा, या फिर उससे पौधा निकल जाएगा, उसके पानी का सप्लाई होगा वहां तो
फ्लावर्स डिकम्पोज इजीली, मतलब आसानी से हो जाते हैं और बहुत कम समय में। व्हेन वाज चिपको मूवमेंट स्टार्ट? देखिए, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और आपको इसका डेट पता ही होना चाहिए, शायद आपके एग्जाम में आ जाए, किसी को पता नहीं हो। चिपको मूवमेंट जो स्टार्ट किए गए थे 1970 में किए गए थे। आई होप कि यहाँ तक मैंने टोटल 40 क्वेश्चन कराए और जितने भी बायो के स्टूडेंट हैं आउट ऑफ 40 आपका क्या स्कोर रहा, आप लोग इसको लिख के दोगे। ओके, नेक्स्ट जो है, द चिपको मूवमेंट बिगेन इन 1917 उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड। लेकिन जब 1970 था तो वो क्या था, यूपी का पार्ट था। तो प्रोटेस्ट ट्री कटिंग एंड कंजर्व फॉरेस्ट, ट्री कटिंग और फॉरेस्ट कंजर्व के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी का सपोर्ट जो है बहुत अच्छा रहा। पहले वीडियो में मैंने मेरा 500 प्लस व्यूज क्रॉस कर दिया है मात्र 3 दिन में, जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आई होप कि इसे भी आप लोग उसी तरह से प्यार देंगे और आगे देखते रहेंगे। आगे मैं क्वेश्चंस की सेट जो है लाने का जरूर प्रयास करूंगा मेरे तरफ से। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मैं होप सो कि जल्दी ही कुछ नए सेट के साथ मैं जरूर आपके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।